नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुलायम सिंह यादव के जाने की, मोदी सरकार पर लालू यादव के हमले की, बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शरद पवार के ऐलान की, हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों की, जानेंगे शिंदे और उद्धव गुट में अब किस बात पर फंसा पेच और खट्टर सरकार पर क्यों मंडरा रहे संकट के बादल, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चेक बाउंस को लेकर सरकार के सख्त संकेत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, याचिकाकर्ता पर भड़का कोर्ट, कहा जुर्माना लगाना पड़ेगा क्या। पात्राचाल मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर से प्रतिबंध हटाने से किया इनकार, कहा बिना पटाखों के ही मनाएं दिवाली। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंकों की गिरावट के साथ 57,991 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 74 अंकों की गिरावट के साथ 17,241 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज सुबह एक ऐसी दुखद खबर आई जिससे देश में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि आज देश के दिग्गज समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पार्थिव शरीर सैफई ले जाया गया, जहां कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए उसे रखा गया है। सैफई में सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लगी हुई है। कल दोपहर करीब 3 बजे मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुलायम के निधन पर यूपी सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक, तो बिहार सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस खबर के आने के बाद से शोक संदेशों की बाढ़ सी आ गई है और देश के तमाम दिग्गजों ने मुलायम सिंह को याद करते हुए शोक जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित लगभग सभी दिग्गजों ने अपना दुख जाहिर किया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ही मुलायम सिंह की याद में मौन रखते हुए उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक और मंत्री भी बने। इसके बाद 5 दिसंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे। 1967, 74, 77, 85, 89 में वो विधानसभा के सदस्य रहे। 1982 से 85 में विधान परिषद के सदस्य रहे। इसके अलावा 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया था और अभी वो मैनपुरी संसदीय सीट से सांसद थे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरा देश सदमे में है। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने मुलायम सिंह को याद किया। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या बोले लालू यादव, देखिए रिपोर्ट में। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू यादव को फिर से अध्यक्ष घोषित किया गया। 12वीं बार अध्यक्ष बनते ही लालू ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को याद किया और उसके बाद मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर गरजे। लालू ने कहा कि देश में आरएसएस के सिद्धांत लागू किए जा रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से बीजेपी आई है। बोला था कि विदेश से काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख देंगे, कहां दिया। इसके बाद लालू ने केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी को ललकारते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे मूली की तरह। सभी साथियों, कार्यकर्ताओं को मैं सलाह दे रहा हूं कि एकजुट हो जाएं। इन लोगों ने पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। कमर तोड़ महंगाई है जब से बीजेपी आई है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता है। बोला था कि स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। लोगों का पासबुक खुलवा दिया। लालू यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश भर के तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ मिलकर एक छतरी के नीचे सबको आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा उसको देश माफ नहीं करेगा। हम पूरा समय इसमें लगाएंगे। हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। जब हमने काम शुरू किया तो उधर सीबीआई का छापा शुरू हो गया। जब हम लोग खड़े होते हैं, ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मरवा देता है। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? छापा मरवाएंगे तो हम लोग छाप देंगे। लालू की इस ललकार से बीजेपी में हलचल होना लाजमी है। तो वहीं देखना होगा क्या विपक्षी नेता लालू की बात मानते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होते हैं या नहीं। फिलहाल तो लालू 11 अक्टूबर को इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। जब वो लौटेंगे तो एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करेंगे। लालू यादव ने अपने संबोधन में एक बार फिर विपक्ष से साथ आने का आह्वान भी किया।
उन्होंने कहा, सभी साथ जुड़ेंगे तभी बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। वैसे इस समय विपक्षी दलों के साथ साथ देश भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये कोशिश कर रही है कांग्रेस, जो इस वक्त कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। और अब इस यात्रा को लेकर शरद पवार ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है। यात्रा का आज 33वां दिन है। वहीं राहुल गांधी ने जब आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता और नेता पैदल चलते दिखाई दिए और उनके समर्थन में नारेबाजी की। भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण में मिल रहे समर्थन से पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बाद तेलंगाना पहुंचेगी। तेलंगाना के बाद यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल हो जाएगी। महाराष्ट्र में राहुल की यात्रा के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि यात्रा के स्वागत के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहेंगे। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने पर उसका स्वागत करेंगे। हालांकि अभी तक इस पर किसी की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता के लिहाज से शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं, जिससे एक मजबूत संदेश जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में पिछले महीने उन्होंने दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की थी। 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव हैं और अगर शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ नए समीकरण बन सकते हैं, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना पूरा हो चुका है। यात्रा का 1 महीना पूरा होने पर शनिवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने बीजेपी को फांसीवादी पार्टी करार दिया था और कहा था कि देश के लिए आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे और सावरकर को अंग्रेजों से स्टाइपेंड मिलता था। ऐसे में आने वाले 2024 के चुनाव में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। एनसीपी चीफ ने कहा, जब यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी तो वो इसमें शामिल होंगे। यात्रा के जरिए कांग्रेस देश भर में मजबूत हो रही है और दूसरे विपक्षी दल अब कांग्रेस की ताकत को समझ रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस यात्रा का फायदा कांग्रेस को आगामी चुनावों में भी मिल सकता है। और अब आने वाले समय में हिमाचल में चुनाव है, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, जिसके लिए आज सोनिया गांधी भी हिमाचल पहुंची। राजनीति में चुनाव केवल पैसे के बल पर नहीं जीता जाता, बल्कि चुनाव का सारा दारोमदार उम्मीदवारों पर होता है। अगर प्रत्याशी दमदार है तो विरोधी की हार पक्की है, लेकिन अगर उम्मीदवार ही खराब है तो महज 1 वोट से चुनाव हाथ से फिसल जाता है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव में टिकटों पर फैसले से ठीक पहले सोनिया गांधी शिमला पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के निवास स्थान छरावड़ा पहुंची। प्रियंका गांधी बीते करीब 1 हफ्ते से शिमला में ही हैं, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात कर पार्टी को नई दिशा देने के मुद्दे पर चर्चा की। दरअसल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 11 अक्टूबर को होने वाली थी, उसे भी अब टाल दिया गया है। ये बैठक अब दोबारा नई तारीख के साथ आयोजित होगी, लेकिन इस बैठक से पहले सोनिया शिमला पहुंच गई हैं, जिसे लेकर दिग्गजों में हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि पुराने नेता इस चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि युवा मैदान में उतरने के सपने देख रहे हैं। इसलिए हर कोई सोनिया को मनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि सोनिया अपने दौरे पर कोई भी राजनीतिक बैठक नहीं करेंगी, वो केवल अपने निजी काम से आई हैं। बावजूद इसके नेता उम्मीदों के पुल बांध रहे हैं। अब देखना होगा किसके हाथ में कांग्रेस का टिकट आ पाता है और कौन खाली हाथ रह जाता है। प्रियंका गांधी हिमाचल में मौजूद हैं और अब 14 अक्टूबर को राज्य में रैली करेंगी। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में तो पार्टी पर दावे की लड़ाई छिड़ी हुई है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब इस घमासान में नया ट्विस्ट आ गया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद भी उद्धव ठाकरे का संघर्ष खत्म नहीं हुआ और वो शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग से भी उन्हें झटका मिला और पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया गया, लेकिन आयोग के फैसले से शिंदे को भी झटका माना जा रहा है, क्योंकि आयोग ने उन्हें भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं दिया है।
शिंदे गुट के हाथ से भी शिवसेना चली गई। इतना ही नहीं, आयोग ने दोनों दलों को नामों और सिंबल की सूची पकड़ा दी, जिसमें से दोनों गुटों को नाम और सिंबल चुनने को कह दिया। जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों के अधिवक्ताओं ने सोमवार यानी आज चुनाव आयोग को अपनी पसंद की पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह सौंप दिए। इस बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि शिवसेना के दोनों धड़ों एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी फिर बढ़ गई है और अब नए नाम को लेकर भी पेच फंस गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट ने पहले गदा, तलवार और तुरही का विकल्प अपने नए चुनाव चिन्ह के तौर पर चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी में थी, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि शिंदे गुट ने भी ठाकरे गुट की तरह ही उगता सूरज और त्रिशूल के निशान पर दावा किया है। इस वजह से अब दोनों खेमों में घमासान बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उद्धव गुट का कहना है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी सुनवाई के ही पार्टी के नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया। उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने कहा है कि हमारी याचिका का आधार है कि चुनाव आयोग ने हमें चुनाव चिन्ह और नाम तय करने को लेकर समुचित समय और अवसर नहीं दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और सिंबल के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और अब उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। उद्धव गुट दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है और चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की है। अब उद्धव को न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पार्टी में टूट से उद्धव और शिंदे दोनों ही गुट कमजोर हो गए हैं। वैसे कमजोर तो खट्टर सरकार होने वाली है हरियाणा में और अब कुर्सी पर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ ही अब विरोधी बनते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। राज्य में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार है, लेकिन अब इस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कभी भी जननायक जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इस समय वो अपनी ही सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल ये नाराजगी आदमपुर विधानसभा उपचुनाव और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर है। बीजेपी की ओर से जितने भी पोस्टर जारी किए गए हैं, उसमें जेजेपी के किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई है। यहाँ तक कि आदमपुर उपचुनावों में भी पार्टी के प्रचार के लिए जारी पोस्टरों पर बीजेपी के नेता ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि पार्टी की गठबंधन सहयोगी जेजेपी ने यहाँ बीजेपी के समर्थन का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन अब इसमें पेच फंस गया है। जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हम राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमेशा बोलती रहती है कि हमें गठबंधन को और आगे बढ़ाना है। ऐसा उपचुनाव हो और उसके बाद भी जेजेपी के किसी वरिष्ठ नेता की फोटो ना हो, ये रवैया काफी चौंकाने वाला है। पहले हमने आदमपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन अब हम इस पर विचार कर रहे हैं। पार्टी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, बैठक में इस बारे में फैसला लिया जाएगा। दरअसल जेजेपी की चिंता बीजेपी की 2024 को लेकर शुरू हुई चुनाव तैयारियों ने बढ़ा दी है। पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दे रही है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी को साइडलाइन किया जा सकता है। जेजेपी के बिना सरकार बनी रहे, इसके लिए हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय विधायकों से 1-to-1 मीटिंग की। निर्दलीय विधायकों ने भरोसा दिलाया है कि जेजेपी के समर्थन वापस लेने की सूरत में वो लोग बीजेपी के साथ बने रहेंगे। इसके बाद से ही बीजेपी अब जेजेपी पर सख्त दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात चेक बाउंस को लेकर सरकार के बड़े फैसले की। बड़े अमाउंट की पेमेंट देश में आमतौर से चेक के जरिए होती है। वैसे चेक किसी भी अमाउंट को दिया जा सकता है, लेकिन कई बार चेक देने वाला इसे जानबूझकर बाउंस करा देता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि जिसके खाते में पैसे आने होते हैं वो तो नहीं मिलते, उल्टा चेक बाउंस का पैसा खाते से कट जाता है। इससे निपटने के लिए अब सरकार योजना बना रही है। तो क्या है सरकार की योजना, देखिए रिपोर्ट। चेक बाउंस होना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की जा सकती है, जिसमें चेक की राशि से 2 गुना जुर्माना या 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा हो सकती है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी देश में चेक बाउंस की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले पेमेंट के नाम पर चेक देना और फिर उसे बाउंस करा देना, देश में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। अदालतों में चेक बाउंस से संबंधित केसों का ढेर लग गया है। ऐसे में अब सरकार इससे सख्ती से निपटने की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय ने चेक बाउंस के बढ़ते मामले देखते हुए हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, जिसमें कई सुझाव दिए गए। अगर इन सुझावों को अमल में लाया गया तो चेक देने वालों को पेमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मामले को अदालत तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद चेक जारी करने के चलन पर भी रोक लग सकती है। जो सुझाव दिए गए हैं उसमें चेक जारी करने वाले व्यक्ति के दूसरे अकाउंट से पैसे अपने आप काटने की बात कही गई है। उसे किसी भी तरह का कर्ज लेने पर रोक की सिफारिश भी की गई है। साथ ही चेक बाउंस होने की सूरत में भुगतान करने वाले व्यक्ति के किसी भी बैंक में
में दूसरा अकाउंट खोलने पर रोक लगाने की भी बात की गई है। दरअसल सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहती है, जिससे उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। दावा किया गया है कि चेक बाउंस के मामले को कर्ज चूक की तरह लेने का भी सुझाव सामने आया है, जिसमें इसकी जानकारी लोन सूचना कंपनियों को देना शामिल है, जिससे कि व्यक्ति के अंक कम किए जा सकें और उसे किसी तरह के लोन को लेने में मुश्किल का सामना करना पड़े। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।